हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स के प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी की थी कि डेटा कलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या है और इन दोनों प्रकार के डेटा के बीच में क्या डिफरेंसेस है। इसके अलावा हमने प्राइमरी डेटा कलेक्शन की जो फर्स्ट 3 मेथड्स है उनकी स्टडी भी प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लास्ट 2 मेथड्स की, इसके अलावा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स या सोर्सेज की। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन का नेक्स्ट मेथड है इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय इन्फॉर्मेंट्स, ये क्या है। तो देखिए, इस रीति के अंतर्गत इन्वेस्टिगेटर सर्वप्रथम रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस की एक शेड्यूल या क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करता है, फिर वह इसकी अनेक कॉपीज डाक द्वारा सूचना देने वाले इन्फॉर्मेंट्स के पास में भेज देता है, जो कि एक निश्चित तिथि तक भरकर इसे वापस इन्वेस्टिगेटर को लौटा देते हैं। इन्फॉर्मेंट्स का सहयोग और विश्वास प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टिगेटर उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि उनके द्वारा प्राप्त सूचना को गुप्त रखा जाएगा तथा इसके साथ ही वह जो उसके इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य है उसे भी इन्फॉर्मेंट्स के सामने भली भांति स्पष्ट कर देता है। लेकिन जो शेड्यूल या क्वेश्चनेयर किया जाता है उसे प्रिपेयर करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्वेश्चंस सरल, स्पष्ट और छोटे हो, साथ ही संख्या में कम हो और विरोध उत्पन्न करने वाला कोई भी क्वेश्चनेयर में शामिल नहीं किया जाए। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस है वो सब इन्वेस्टिगेशन से डायरेक्ट रूप से रिलेटेड हो, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो और उनके आंसर्स अधिकतर हाँ या ना में या फिर अंकों के रूप में हो। इस प्रकार की सावधानियां बरतने पर यह रीति काफ़ी उपयोगी साबित होती है। समग्र संग्रहण की ये प्रणाली ऐसे विस्तृत क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां सूचना देने वाले लोग एजुकेटेड हो, अधिकतर मत सर्वेक्षण, ओपिनियन सर्वेस तथा उपभोक्ताओं की रुचियों का अनुसंधान करने में इसी रीति का प्रयोग किया जाता है। भारत में सरकार द्वारा उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए भी यही रीति अपनाई जाती है। हम देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, अर्थात इस विधि के गुण व दोष। मेरिट में फर्स्ट पॉइंट है मितव्ययिता। इस रीति में कम समय में कम खर्च से ही विशाल क्षेत्र की सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है, अर्थात ये काफ़ी मितव्ययी रीति है। सेकंड है मौलिकता। सूचनाएं स्वयं सूचकों द्वारा अर्थात रिसर्च से रिलेटेड यूनिट से कलेक्ट की जा रही है, अतः ये रीति काफ़ी मौलिक है। थर्ड है विस्तृत क्षेत्र। इस रीति द्वारा विस्तृत क्षेत्र में अनुसंधान आयोजित किया जा सकता है। डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो डीमेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट है अपर्याप्त व अपूर्ण सूचना। अधिकतर सूचक अनुसूचियां वापस ही नहीं भेजते हैं और जो अनुसूचियां वापस आ भी जाती हैं उनमें से अनेक अपूर्ण होती है। कई क्वेश्चंस का उदासीनता के कारण उत्तर ही नहीं दिया जाता। इस प्रकार बहुत से व्यक्तियों के रेस्पॉन्स ना देने के कारण अनुसंधान में बायसनेस का अंश आ जाता है, जिससे भ्रामक निष्कर्ष निकलते हैं। नेक्स्ट है शुद्धता की कमी। कई कारणों से इस रीति द्वारा प्राप्त समंकों में शुद्धता की मात्रा कम हो जाती है। यदि अनुसूची सावधानी से तैयार नहीं की जाती है, प्रश्नों के गलत अर्थ लगाए जाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उनमें पक्षपात की भावना होती है, तो अशुद्ध सूचनाएं ही उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है लोचशीलता का भाव। यह रीति फ्लेक्सिबल नहीं है। अपर्याप्त सूचना प्राप्त होने पर प्रश्नावली में आवश्यक संशोधन करके अनुपूरक प्रश्न इसमें शामिल नहीं किए जा सकते। लास्ट है सीमित रीति। यह रीति केवल एजुकेटेड पीपुल के लिए ही यूजफुल है। जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो इस पद्धति द्वारा सूचना नहीं भेज सकते हैं। इतने दोष होते हुए भी ये प्रणाली बड़े क्षेत्र में शिक्षित व्यक्तियों से अतिशीघ्र सूचना प्राप्त करने में सर्वथा उपयोगी है। इस रीति को सफल बनाने के लिए अनुसूची सावधानी पूर्वक तैयार करनी चाहिए तथा जो इन्फॉर्मेंट्स है उनका सहयोग और विश्वास प्राप्त करने के उचित उपाय करने चाहिए। नेक्स्ट है
प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति अर्थात इंफॉर्मेशंस थ्रू शेड्यूल्स इन चार्ज ऑफ एन्यूमरेटर्स। सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयां आती है तथा सूचना भी अपूर्ण, अपर्याप्त व अशुद्ध होती है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही यह रीति अपनाई जाती है। इस रीति के अनुसार अनेक बातों का ध्यान रखते हुए संबंधित प्रश्नों की अनुसूची तैयार की जाती है, परंतु इन अनुसूचियों को प्रत्यक्ष रूप से इन्फॉर्मेंट्स के पास नहीं भेजा जाता, वरन कुछ एन्यूमरेटर्स नियुक्त कर दिए जाते हैं जो घर घर जाकर सूचकों से पूछताछ करके स्वयं अनुसूचियां भरते हैं। प्रगणकों की नियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे निपुण, धैर्यवान, निष्पक्ष, ईमानदार, अनुभवी और व्यवहार कुशल हो और अपने कार्य में विशेष रुचि रखते हो तथा अपने क्षेत्र के इन्फॉर्मेंट्स की भाषा, रीति रिवाज और उनके स्वभाव से भी भली भांति परिचित हो। उनका उपयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए जिससे उन्हें अनुसूची भरने का अभ्यास हो जाए और वे संभावित कठिनाइयों से परिचित हो जाए। प्रगणकों के कार्य के निरीक्षण की भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सावधानियों को ध्यान में रखने से ही इस प्रणाली द्वारा शुद्ध व व्यापक समंक उपलब्ध हो सकते हैं। यह रीति अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। अधिक खर्चली होने के कारण अधिकतर सरकार ही इस प्रकार के अनुसंधान द्वारा आंकड़े कलेक्ट करती है। भारतीय जनगणना में भी यही रीति अपनाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस विधि के गुण व दोष अर्थात मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट है विशाल क्षेत्र। इस प्रणाली द्वारा अत्यंत विशाल क्षेत्र में सूचना प्राप्त की जा सकती है। सेकंड है शुद्धता। इस रीति में शुद्धता की भी काफ़ी मात्रा रहती है क्योंकि योग्य, प्रशिक्षित तथा अनुभवी प्रगणकों द्वारा ही अनुसंधान किया जाता है। थर्ड है व्यक्तिगत संपर्क। प्रगणकों का इन्फॉर्मेंट से व्यक्तिगत संपर्क रहता है जिससे जटिल प्रश्नों के भी शुद्ध और विश्वसनीय आंसर्स प्राप्त हो जाते हैं। लास्ट है निष्पक्षता। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि जो एन्यूमरेटर्स अर्थात प्रगणक है वो अधिकतर पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट है अधिक व्यय। इस प्रणाली में खर्च बहुत अधिक होता है तथा समय भी काफ़ी लग जाता है, इसलिए केवल सरकार ही इसे अपनाती है क्योंकि जो एन्यूमरेटर्स है वो काफ़ी क्वालिफाइड लेने होते हैं ताकि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो एक्यूरेट हो और ज़्यादा रिलायबल हो, तो उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा उनकी ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करवानी होती है जिसमें भी काफ़ी खर्च हो जाता है। इसके अलावा योग्य प्रगणकों की जो नियुक्ति है वो भी कठिन कार्य है। और इसमें लास्ट है कि जो प्रगणकों का प्रशिक्षण व उनके कार्य का निरीक्षण है वो भी एक कठिन कार्य है। यदि लास्ट में स्टडी किए गए दोनों मेथड्स की हम बात करें तो जो फर्स्ट मेथड था सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति तथा जो सेकंड मेथड है प्रगणकों की सहायता से अनुसंधान, दोनों ही मेथड्स शेड्यूल्स या क्वेश्चनियर पर बेस्ड है और दोनों ही मेथड्स विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। किंतु इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जो इन्फॉर्मेंट्स वाला मेथड है उसमें जो शेड्यूल्स है वो डाक द्वारा इन्फॉर्मेंट्स के पास भेजी जाती है, जबकि एन्यूमरेटर्स वाले मेथड में शेड्यूल्स लेकर एन्यूमरेटर्स इन्फॉर्मेंट्स के पास जाते हैं और पूछताछ द्वारा इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट्स के लिए ही उपयुक्त है और सस्ता है, जबकि जो लास्ट वाला मेथड है वो काफ़ी खर्चीला है और जो अनएजुकेटेड इन्फॉर्मेंट्स है उनके लिए अधिक उपयुक्त है। तो इस प्रकार ये हुआ प्राइमरी डेटा कलेक्शन का एनालिसिस की प्राइमरी डेटा कलेक्शन हम किन किन मेथड से और किस प्रकार से कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के डिफरेंट सोर्सेज या डिफरेंट मेथड्स की। द्वितीयक समंकों के संग्रहण की विभिन्न विधियां हैं जिन्हें हम मुख्यतः दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रकाशित स्रोत या पब्लिश सोर्सेज और सेकंड है अप्रकाशित स्रोत या अनपब्लिश सोर्सेज। फर्स्टली हम स्टडी करते हैं प्रकाशित स्रोतों की। विभिन्न विषयों पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं तथा अन्य इन्वेस्टिगेटर्स
प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन द्वारा इम्पोर्टेंट डेटा कलेक्ट करके उन्हें समय समय पर विभिन्न पब्लिकेशंस में पब्लिश करवाते रहते हैं, जिनका विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है। पब्लिकेशंस में प्रमुख पब्लिकेशंस है, फर्स्ट है इंटरनेशनल पब्लिकेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रकाशनों को इसमें शामिल किया जाता है, जैसे कि द यूएन स्टैटिस्टिकल ईयरबुक, डेमोग्राफिक ईयरबुक, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द IMF। इसके अलावा आसियान, सार्क आदि अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों के जो महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। सेकंड है गवर्नमेंट पब्लिकेशन अर्थात सरकारी प्रकाशन। सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट्स के विभिन्न डिपार्टमेंट्स तथा मिनिस्ट्रीज की ओर से समय समय पर डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड डेटा पब्लिश करवाए जाते हैं, जो कि काफ़ी विश्वसनीय और उपयोगी होते हैं। फॉर एग्जांपल सेंसस ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, इकोनॉमिक सर्वे एटसेट्रा। नेक्स्ट है अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, पंचायतें आदि भी समय समय पर जन्म मरण संबंधी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य व शिक्षा से संबंधित रिपोर्ट पब्लिश करवाती रहती है। नेक्स्ट है समितियों व आयोगों की रिपोर्ट। सरकार विभिन्न विषयों पर जांच कराने तथा विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के लिए डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन कमिटीज़ तथा कमीशंस नियुक्त करती रहती है, जिनके रिपोर्ट्स से अत्यंत उपयोगी समंग प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी अर्थात आय वितरण जांच समिति, फिनेंस कमीशन आदि की रिपोर्ट, ये भी सेकेंडरी डेटा के प्रमुख सोर्सेज है। नेक्स्ट है व्यापारिक संस्थाओं व परिषदों के प्रकाशन। बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं व परिषद जैसे जनरल मोटर इंश्योरेंस, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, मारुति लिमिटेड, भारतीय वाणिज्य उद्योग संघ, श्रम संघ इत्यादि भी अपने सांख्यिकी व शोध विभागों द्वारा एकत्रित समंग पब्लिश करवाते रहते हैं। नेक्स्ट है अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन। अनेक अनुसंधान संस्थाएं तथा यूनिवर्सिटीज़ भी समय समय पर अपने शोध कार्यों के रिजल्ट्स को पब्लिश करवाते रहते हैं। भारत में यूनिवर्सिटीज़ अर्थात विश्वविद्यालयों के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, व्यावहारिक आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और आर्थिक विकास की शोध संस्था आदि द्वारा प्रकाशित समंकों से भी सेकेंडरी डेटा से रिलेटेड उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पत्र पत्रिकाएं अर्थात मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स। समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, कॉमर्स आदि भी द्वितीयक समंकों के महत्वपूर्ण साधन हैं। कुछ पत्र पत्रिकाओं के शोध संस्थान व समंक अधिकोष समय समय पर अपने सामयिक, आर्थिक व व्यावसायिक विषयों पर महत्वपूर्ण आंकड़े प्रकाशित करवाते रहते हैं, जो कि सेकेंडरी डेटा सोर्सेज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लास्ट है व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता। ये भी विभिन्न विषयों पर आवश्यक समंक एकत्रित करके सार्वजनिक उपयोग के लिए पब्लिश करवाते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अप्रकाशित स्रोतों की अर्थात अनपब्लिश्ड सोर्सेज की। अप्रकाशित रूप से भी द्वितीयक समंक उपलब्ध हो जाते हैं। अनेक अनुसंधानकर्ता विभिन्न उद्देश्यों से सामग्री संकलित करते हैं जो प्रकाशित नहीं करवाई जाती। अधिकतर अप्रकाशित सामग्री व्यक्तियों या व्यापारिक संघों के सदस्यों के निजी उपयोग के लिए ही होती है। इस प्रकार सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन पब्लिश और अनपब्लिश दोनों प्रकार के सोर्सेज से किया जाता है। द्वितीयक समंकों का प्रयोग करने से पूर्व उनका आलोचनात्मक परीक्षण कर लेना चाहिए, क्योंकि द्वितीयक सामग्री में कई कमियां रह सकती है। ये कमियां कई कारणों से हो सकती है, जैसे सांख्यिकीय इकाई में परिवर्तन, सूचना की अपर्याप्तता व अपूर्णता, पक्षपात, उद्देश्य व क्षेत्र की भिन्नता आदि। अतः प्रयोग करने से पूर्व अनुसंधानकर्ता को ये भली भांति देख लेना चाहिए कि प्रस्तुत द्वितीयक सामग्री में रिलायबिलिटी, सूटेबिलिटी और एडिक्वेसी आदि आवश्यक गुण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं या नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द्वितीयक समंकों की जांच और प्रयोग
किस प्रकार से करना चाहिए या द्वितीयक समंकों की जांच करते समय या उनका प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट है पिछले अनुसंधानकर्ता की योग्यता। सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि द्वितीयक सामग्री पहले किस अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिक रूप से एकत्र की गई थी, उसकी योग्यता, ईमानदारी, अनुभव व निष्पक्षता यदि संतोषजनक है तो उन समंकों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है संग्रहण विधि। संग्रहण की जो रीति पहले अपनाई गई थी वह समंकों के वर्तमान प्रयोग के लिए कहाँ तक उपयुक्त और विश्वसनीय है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि प्रतिदर्श अनुसंधान किया गया हो तो ये निश्चित कर लेना चाहिए कि प्रतिदर्श उचित मात्रा में सिलेक्ट किया गया है या नहीं और पूर्ण रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व करता है अथवा नहीं। इन सब बातों के बारे में संतुष्ट हो जाने पर ही सेकेंडरी डेटा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है उद्देश्य व क्षेत्र। यह भी देख लेना चाहिए कि प्राइमरी रूप से जब डेटा प्रस्तुत किए जाते हैं तो अनुसंधान के उद्देश्य व क्षेत्र क्या वही थे जिनके लिए उनका अब द्वितीयक समंकों के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं। यदि उद्देश्य व क्षेत्र में अंतर है तो समंक अनुपयुक्त और अविश्वसनीय होंगे। नेक्स्ट है जांच का समय और उसकी परिस्थितियाँ। यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि उपलब्ध सामग्री किस समय से संबंधित है तथा किन परिस्थितियों में एकत्रित की गई थी। युद्धकालीन जांच के समंक शांति काल में प्रयोग नहीं किए जा सकते। आंकड़ों के प्रारंभिक संग्रहण और उनके उपयोग के समय की परिस्थितियों में अंतर होने के कारण उनकी उपयोगिता कम हो जाती है। अतः लोगों के रहन सहन व रीति रिवाज में होने वाले परिवर्तन, मूल्यों में अंतर आदि को ध्यान में रखकर ही प्रकाशित समंकों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है इकाई की परिभाषा। ये भी देख लेना चाहिए कि पूर्व अनुसंधान में प्रयुक्त सांख्यिकीय इकाइयों के अर्थ वर्तमान अनुसंधान के प्रयोग के अनुकूल है या नहीं। नेक्स्ट है शुद्धता की मात्रा। इस बात पर भी विचार करना आवश्यक है कि प्रस्तुत समंकों में शुद्धता का स्तर क्या रखा गया था और उसे प्राप्त करने में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई। समंकों में जितनी अधिक शुद्धता होगी वे उतने ही विश्वसनीय होंगे। यह भी देख लेना चाहिए कि आंकड़ों में अत्यधिक अप्रोक्सीमेशन अर्थात सन्निकटन तो नहीं किया गया है। जितनी कम मात्रा में अप्रोक्सीमेशन होता है उतनी ही अधिक शुद्धता होती है। नेक्स्ट है तुलना। यदि एक ही विषय पर अनेक स्रोतों से द्वितीयक समंक प्राप्त होते हैं तो उनकी सत्यता की जांच करने के लिए उनमें तुलना कर लेनी चाहिए। यदि उनमें अंतर काफ़ी है तो सबसे अधिक विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त समंक ही ग्रहण करने चाहिए या फिर नए सिरे से अनुसंधान करना चाहिए। लास्ट है परीक्षात्मक जांच। अनुसंधानकर्ता को प्रस्तुत समंकों में से कुछ की परीक्षात्मक जांच करके ये देख लेना चाहिए कि वे विश्वसनीय हैं या नहीं। इस प्रकार उपयुक्त बातों का ध्यान रखकर द्वितीयक समंकों की आलोचनात्मक जांच कर लेनी चाहिए। यदि परीक्षण के बाद द्वितीयक सामग्री विश्वसनीय, उपयुक्त और पर्याप्त प्रतीत हो तभी उसका प्रयोग प्रस्तुत अनुसंधान के लिए करना चाहिए। जांच किए बिना द्वितीयक समंकों का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित है। इस संदर्भ में डॉक्टर बावले ने कहा है कि प्रकाशित समंकों को ऊपर से ही देखकर उनके बाह्य मूल्य पर ग्रहण कर लेना कभी भी सुरक्षित नहीं है जब तक उनका अर्थ व उनकी सीमाएं अच्छी तरह से ज्ञात न हो जाए, और ये सदैव आवश्यक है कि उन तर्कों की आलोचनात्मक समीक्षा की जाए जो उन पर आधारित है। इस प्रकार ये हुआ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का जो एनालिसिस है वो। इसके अंतर्गत हमने देखा कि सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के डिफरेंट सोर्सेज या मेथड्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा सेकेंडरी डेटा का यूज़ करने से पहले हमें किस प्रकार से उनका टेस्ट करना चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा अनुसंधान रिलायबल हो और सूटेबल हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।